Hello friends, welcome back to the channel Yo-Yo Bio, chapter Evolution, lecture 1. In today's lecture, in this chapter, we are going to discuss how planet Earth was created and how life has evolved on planet Earth. हम शुरू करेंगे कुछ basic information से. Information number 1, everything started with a theory called as Big Bang Theory. Big Bang Theory हुआ था 20 billion years ago. ये by heart करके रखो. Information number 2, Earth was formed 4.5 billion years ago. Information number 3, life appeared on Earth 4 billion years ago. I repeat 3 information. Big Bang Theory 20 billion years ago. Earth was formed 4.5 billion years ago. And life appeared on Earth 4 billion years ago. अब ये थर्ड वाले इंफॉर्मेशन को ऐसे भी पूछ सकते हैं दैट लाइफ अपियर्ड ऑन अर्थ 500 मिलियन आफ्टर अर्थ वाज फॉर्म, यानी अर्थ फॉर्म होने के 500 मिलियंस के बाद लाइफ केम ऑन प्लैनेट अर्थ. नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स वाज क्रिएटेड 3 बिलियन ईयर्स अगो. बिग बैंग थियरी होने के बाद कौन से दो गैसेस रिलीज हुए थे? दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम. Now, let us start with basic information. Basic information says what is Big Bang Theory. Big Bang Theory says that जब कुछ भी नहीं था अंतरिक्ष में, okay, so there was this tiny element which underwent a huge titanium explosion. और वो धमाका इतना तेज था, उसमें इतनी हीट, इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी थी कि जैसे जैसे ये एनर्जी शांत होते गई, ठंडी होते गई, okay, different planets were formed. That is what Big Bang Theory is all about. अच्छा, इसमें एक बात हमको ये समझ के लेना है कि इस चैप्टर में मेजॉरिटी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं वो सब की सब क्या है? थियरी. नाउ व्हेन वी से थियरी, ओके, राइट, इन साइंस थियरी इज समथिंग व्हिच इज सजेस्टिव, यानी अब तक ऐसा माना जाता है. और वही चीज अगर हम लोग लॉ बोलें, जैसे न्यूटन्स लॉ, लॉ इज कंफर्मेटिव. सो लॉ क्या कहता है कि ऐसा ही है, यानी बिग बैंग थियरी जो है ना वो अब तक ऐसा माना जाता है. बिकॉज ये थियरी के खिलाफ भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं. देयर आर मेनी साइंटिस्ट हु बिलीव दैट द पार्टिकल वाज नाइदर बिग एंड देयर वाज नो बैंग बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज नो एटमॉस्फेयर एंड साउंड वेव्स कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम. तो ऐसी और बहुत सारी बातें इस थियरी के खिलाफ भी है, बट अब तक ये थियरी मान के चल रहे हैं हम लोग. सो बिग बैंग थियरी के अनुसार एक छोटा सा पार्टिकल अंडरवेंट अ ह्यूज टाइटेनियम एक्सप्लोजन. उसके बाद धीरे धीरे ऑल क्लाउड्स स्टार्टेड कूलिंग डाउन एंड प्लैनेट्स वर फॉर्म. अब दो प्लैनेट के बीच के जो डिस्टेंसेस होते हैं, स्टार्स के बीच के जो डिस्टेंसेस होते हैं, दीज स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स. ये याद रखो. यानी कैसा होता है ना, हम लोग जब अपने आजू बाजू की चीजें देखते हैं, जैसे अगर मैं ये चौक देख रहा हूँ तो ये चौक मैं प्रेजेंटली देख रहा हूँ क्योंकि ये चौक से जो लाइट एमिट हो रही है ना वो तुरंत मेरी आंखों में आ रही है. पर अगर मैं कोई स्टार देखता हूँ, स्टार काफी दूर होते हैं हमसे, सो स्टार से जो लाइट एमिट हो रही है वो मेरी आंखों तक पहुंचे तो काफी साल बीत चुके होते हैं. यानी आज मैं जो स्टार देख रहा हूँ आसमान में, वो स्टार से जो लाइट निकली है ना वो काफी साल पहले निकली है. दैट मीन्स स्टार मैं आज देख रहा हूँ बट एक्चुअली आई एम लुकिंग इनटू द पास्ट. उससे जो लाइट निकली है ना वो बहुत पहले निकल चुकी है. So remember that stellar distances are measured in light years. Moving on, next, how life originated on Earth. अभी Earth कैसे बना ये हमने समझा बिग बैंग थियरी से. अब सवाल ये उठता है कि Earth पे सबसे पहली जिंदगी कैसे बनी. अब इस बात को समझाने के लिए 4 अलग अलग थियरी रखी गई थी, जिसमें से फर्स्ट इज कॉल्ड एज थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन वाज गिवन बाय फादर सुड्रेस. फादर सुड्रेस ने बहुत ही सिंपल सा आइडिया देके ये कॉन्सेप्ट को फिनिश कर दिया. फादर सुड्रेस का मानना ऐसा था दैट ऑल लाइफ फॉर्म्स, जब लोगों ने उनसे पूछा कि भाई जिंदगी कैसे बनी है इस पृथ्वी पे, तो फादर सुड्रेस ने कहा दैट लाइफ ऑन अर्थ इज क्रिएटेड स्पॉन्टेनियसली, अचानक से क्रिएट हो गई. एंड हु क्रिएटेड इट? एंड इट वाज क्रिएटेड बाय सुपरनैचुरल पावर, दैट इज गॉड. सो दैट वाज थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. फिर वो थियरी रिजेक्ट हुई. उसके बाद नेक्स्ट थियरी व्हिच केम अप वाज थियरी ऑफ पैनस्पर्मिया, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज कॉस्मोजोइक थियरी. इट वाज गिवन बाय रिचर्ड. नाउ पैनस्पर्मिया और कॉस्मोजोइक थियरी
ये थियरी का मानना ऐसा था दैट लाइफ ऑन दिस प्लैनेट केम फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लैनेट, दूर किसी और ग्रह से छोटा सा स्पोर यानी डस्ट लाइक पार्टिकल आता है, हमारे बैरन लैंड से, बंजर जमीन से टकराता है और बहुत सारे स्पोर्स निकलते हैं और इन स्पोर्स से जिंदगी पैदा होती है। सो पैंसपर्मिया थियरी ये मानता है दैट लाइफ ऑन दिस प्लैनेट केम फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लैनेट। बट जब लोगों ने सवाल उठाया कि हाउ लाइफ केम ऑन दैट प्लैनेट, तो ये थियरी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसीलिए पैंसपर्मिया थियरी भी हार गई। उसके बाद भी हैड दिस कॉल्ड एज थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस। थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस में it was given by Greek philosophers and many great biologists like Aristotle also believed in this theory. A means absence, bio means life. Abiogenesis theory कहता है that life was created from non-living. अब ये थियरी का मानना ऐसा था कि धरती पे जितनी भी जिंदगी है वो नॉन लिविंग थिंग्स से बनी है। बट इस थियरी को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया लुइस पैस्चर ने। लुइस पैस्चर जो कि माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्ञान रखते थे, उन्होंने कहा कि मैंने मेरे लेबोरेटरी में देखा है कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। अगर एक बैक्टीरिया बन रहा है तो प्रीवियस बैक्टीरिया से ही बन रहा है। लुइस पैस्चर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे फ्लास्क में, और उसने देखा था कि फ्लास्क में अगर मैं उसको स्टरलाइज करके रखता हूँ, यानी उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, और उसमें एक मरा हुआ यीस्ट रखता हूँ, ओके, यीस्ट यानी फंगस, अगर मैं उसके अंदर एक किल्ड यीस्ट रखता हूँ तो और कोई जिंदगी उससे बनती नहीं है, यानी नॉन लिविंग से लाइफ नहीं बन रही है। और वही फ्लास्क को अगर मैं ओपन रखूं, कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें आए, ओके राइट, फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है। लुइस पैस्चर का मानना था लाइफ क्रिएट्स लाइफ, इसलिए लुइस पैस्चर ही गेव हिज थियरी कॉल्ड एज थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, वेयर ही स्ट्रांगली बिलीव दैट जो भी जिंदगी इस धरती पर है वो पुरानी जिंदगी से आई है। हम हमारे पेरेंट्स से आए हैं, हमारे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से आए हैं। फिर लोगों ने लुइस पैस्चर से सवाल किया कि भाई ठीक है, पर सबसे पहली जिंदगी कैसे आई? तो लुइस पैस्चर ने लोगों से कहा कि माय थियरी कुड एक्सप्लेन यू कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन यू ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब घूम फिर के सवाल वहीं पर आ खड़ा हुआ कि धरती पर सबसे पहली जिंदगी, सबसे पहला लिविंग सेल कैसे क्रिएट हुआ? आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल का आंसर दिया था दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है ओपेरिन एंड हेल्डेन। इसलिए इनके थियरी को बोलते हैं ओपेरिन एंड हेल्डेन्स थियरी ऑफ एवोल्यूशन। एमसीक्यू में याद रखना, ओपेरिन वाज फ्रॉम रशिया एंड हेल्डेन वाज फ्रॉम इंग्लैंड। अब इन दोनों का मानना यह था दैट द फर्स्ट लाइफ फॉर्म वाज क्रिएटेड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए एंड प्रोटीन। ओपेरिन और हेल्डेन ने बताया कि जिंदगी का जो पहला सेल जो इस धरती पर बना था, फर्स्ट लाइफ फॉर्म, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से बना है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो लुइस पैस्चर की थियरी के हिसाब से। सो लेट अस लर्न ओपेरिन एंड हेल्डेन्स थियरी इन डिटेल। ओपेरिन और हेल्डेन का यह मानना था दैट द फर्स्ट लाइफ फॉर्म, पहला जीवित सेल, फर्स्ट लिविंग सेल was created from non-living organic molecule. In a language wise, it says chemical evolution was followed by biological evolution. So सबसे पहले chemical evolution हुआ है और उसके बाद धीरे धीरे प्राणी विकसित होते गए और बाकी के प्राणी बने। So remember this sentence. Oparin and Helden believed that chemical evolution came first and then came biological evolution. अब ये पूरा अंडरस्टैंडिंग देखो। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट लिविंग सेल कैसे बना। कहानी शुरू करते बिग बैंग थियरी से। दूर अंतरिक्ष में एक टाइनी पार्टिकल एक्सप्लोड होता है, बहुत ही भीषण एक्सप्लोजन होता है, लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। धीरे धीरे ये एनर्जी ठंडा होने लगती है और तरह तरह के ग्रह, तरह तरह के प्लैनेट्स बन जाते हैं। अब जब ये एक्सप्लोजन हुआ
सो इस एक्सप्लोजन के टाइम वो जो बादल है जिससे पृथ्वी बनने वाला है, ओके, उसको हम बोलेंगे नेब्यूलस. Nebulous was like a cloud which was consisting of gases, it was consisting of fumes, it was consisting of particles, rocks, elements. Okay, so वो बादल जिससे पृथ्वी बनने वाला है उसको नेबुलस कहा जाता है. नेबुलस धीरे धीरे सन से दूर जाने लगा, और जैसे जैसे ये सन से दूर जाने लगा नेबुलस ठंडा होते गया. अब जितने भी हेवी एलिमेंट्स थे, हेवी एलिमेंट्स फॉर्म द कोर ऑफ द अर्थ, यानी वो अर्थ का सेंट्रल पार्ट बना दिया, एंड लाइटर एलिमेंट्स वर स्टिल फॉर्मिंग द पेरीफेरी ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट, उसके बाद हेवी एलिमेंट्स फॉर्म द कोर ऑफ द अर्थ, द लाइटर एलिमेंट्स फॉर्म द पेरीफेरी ऑफ द अर्थ. उसके बाद इट इज बिलीव्ड दैट 3 कंपाउंड्स सबसे पहले क्रिएट हुए थे, मीथेन, अमोनियम एंड वाटर, एंड दिस वाटर वाज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. सो नेबुलस ठंडा होते गया, हालांकि इसको काफी साल लगे ठंडा होने में. हेवी एलिमेंट्स से पृथ्वी का एकदम सेंट्रल कोर बन गया, लाइटर एलिमेंट से आजू बाजू के हिस्से बन गए. अब हुआ ये कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 4 एलिमेंट्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे, और इन चारों में हाइड्रोजन वाज मैक्सिमली रिएक्टिव. सो हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंबाइन हुआ और मीथेन बना दिया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हुआ और अमोनिया बनाया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और वाटर वेपर बनाया. सो 3 compounds, 3 important compounds which were first formed was methane, ammonia and water vapor. वो टाइम पे फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वाज नॉट अवेलेबल. एक एमसीक्यू याद रखना, दैट द एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ वाज रिड्यूसिंग टाइप. प्रिमिटिव अर्थ, प्राचीन पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग टाइप था, क्योंकि देयर वाज नो फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अवेलेबल. अब जैसे ये 3 कंपाउंड्स बने, फिर ये तीनों कंपाउंड्स वापस आपस में टूटे और वापस अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपस में जुड़ गए. अब जैसे कि एक लेबोरेटरी में कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी चाहिए रहता है, तो जो भी एनर्जी प्रोवाइड करना था ना, ऐसा मान के चलो कि नेचर खुद अपने आप में एक बहुत ही विशाल लेबोरेटरी की भूमिका निभा रहा था. और जहां जहां हीट प्रोवाइड करना है, टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, तो वहां लाइटनिंग होता था, थंडर स्टॉर्म्स होता था, वॉल्केनिक इरप्शंस होता था. जहां ठंडा करना है तो रेनफॉल होता था. यानी नेचर खुद ब खुद सारे केमिकल कंडीशंस को अवेलेबल करवा रहा था विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट नेचुरल कैलामिटीज. सो ये सारे कंपाउंड्स आपस में टूटे और अलग अलग कॉम्बिनेशन में जुड़े, तब जाकर क्या बना? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी मोनोसैकेराइड्स बन गए थे, अमीनो एसिड्स बने थे, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल बन चुका था, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स बन चुका था. वाटर वेपर जो था धीरे धीरे वो भी कंडेंस होते गया, टेम्परेचर और कम होते गया. ओके, और वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हुआ, और वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होने के बाद ये सारे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसी के साथ कंबाइन होके धरती पे आए इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट रेनफॉल, पहली बारिश. और इस पहली बारिश के साथ साथ अलग अलग वाटर सोर्सेज बने. ओके, जैसे लेक्स है, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, ऐसे कलेक्शन बने. और उन सब पानी के अंदर ये मोनोसैकेराइड्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे. इसीलिए इस पानी को कुछ कुछ साइंटिस्ट मानते हैं, उन्होंने इसको नाम दिया है प्रिमिटिव ब्रॉथ. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉट डाइल्यूट सूप. यानी एक भाजी का जैसे ग्रेवी या रस नहीं होता है जिसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके साथ इसकी कंपैरिजन की गई है, क्योंकि इस पानी के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स में वापस से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हुए. यू कैन गो थ्रू ऑल रिएक्शंस ऑफ केमिस्ट्री like decomposition reaction, displacement reaction, combination reaction, catenation reaction, polymerization reaction. ये सारे कंपाउंड्स वापस से अलग अलग कॉम्बिनेशन में टूटे और जुड़े, और सिंपल कंपाउंड्स बार बार पॉलीमराइज होके बन गए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. मोनोसैकेराइड्स कन्वर्ट हुए पॉलीसैकेराइड्स में, अमीनो एसिड से प्रोटीन बन गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से फैट्स बन गया, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बना. भूलना नहीं, न्यूक्लिक एसिड यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए और आरएनए बनने लगा.
अब हुआ क्या मालूम है, इस पानी के अंदर सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बन चुके हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड बन चुके हैं। फिर ये न्यूक्लिक एसिड कैसा था ना, ये हाइड्रोफिलिक था, ये सारे कंपाउंड्स को अपने पास और पानी को अपने पास खींचने लगा, और तब जाके रफली इमेच्योर फर्स्ट सेल बना। उस इमेच्योर फर्स्ट सेल को बोलते हैं प्री सेल्स, यानी प्रॉपर सेल बनने से पहले जो कच्चा वाला फॉर्म है, रफ ओके इमेच्योर फॉर्म जो है, उसको बोलेंगे प्री सेल्स। उसी को प्रोटोबायोन्ट्स भी कहा जाता है, उसी को कोएसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर्स भी कहा जाता है। ओपैरन है ना, उसको कोएसरवेट्स बुलाया करता था, एंड देयर वाज दिस अनदर साइंटिस्ट कॉल्ड एज सिडनी फॉक्स, जो इसको माइक्रोस्फीयर्स बुलाया करते थे। एनीवे ये याद रखना है, फर्स्ट इमेच्योर सेल जो धरती में पानी में बन रहा था उसको प्री सेल्स, प्रोटोबायोन्ट्स भी बोल सकते हैं, कोएसरवेट्स भी बोल सकते हैं, और माइक्रोस्फीयर्स भी बोल सकते हैं। फिर धीरे धीरे ये आपस में और ऑर्गेनाइज हुए, और तब जाके धरती पे फर्स्ट सेल वाज क्रिएटेड। और जैसे ही धरती पे फर्स्ट सेल वाज क्रिएटेड ना, ओके, यहाँ पर अपना केमिकल एवोल्यूशन खत्म हो गया। अब इसके बाद व्हाटएवर टुक प्लेस वाज नथिंग बट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अब ये जो फर्स्ट सेल क्रिएट हुआ था ना, इसको कैसा है ना, उस पानी में आजू बाजू में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, खाने को बहुत न्यूट्रिएंट्स थे। ओके, तो ये फर्स्ट सेल कैसा है ना, ये हेटेरोट्रॉफिक था, ये आजू बाजू से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते गया, डिवाइड हुआ और सेल्स बनाते गया। कमिंग टाइम में जब और ज्यादा सेल्स बनने लगे, आजू बाजू के न्यूट्रिएंट्स कम होने लगे, तब नेचर ने सोचा कि क्यों ना इस सेल्स के अंदर फूड प्रोड्यूसिंग एबिलिटी डाली जाए, और तब जाके क्रोमेटोफोर्स वाज क्रिएटेड, प्लास्टिड्स वाज क्रिएटेड, ओके, क्लोरोप्लास्ट वाज क्रिएटेड, क्लोरोफिल वाज क्रिएटेड, और फिर ये सेल्स अपना खाना खुद बनाने लगे। तब जाके एल्गे किंगडम, प्लांटे, ओके, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बने। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के आधार पे ये फोटोसिंथेसिस करने लगे, खाना बनाने लगे, और बाकी के प्राणियों को खाना देने लगे। फिर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वर क्रिएटेड। इस तरह से बायोलॉजिकल एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में भी अगर हम लोग एकदम हार्डकोर बायोलॉजी की बात करें, ओके, तो मोनेरा वाज क्रिएटेड, रिमेंबर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, देन किंगडम प्रोटिस्टा वाज क्रिएटेड, फंगाई वाज क्रिएटेड, प्लांटे वाज क्रिएटेड, एनिमेलिया वाज क्रिएटेड। उसमें भी अगर हम लोग बायो में घुसकर अगर बात करें, मोनेरा में भी आर्की बैक्टीरिया वाज क्रिएटेड, देन यू बैक्टीरिया वाज क्रिएटेड। प्रोटिस्टा में अगर बात करें तो क्राइजोफाइट्स वाज क्रिएटेड, डाइनोफ्लैजिलेट्स वर क्रिएटेड, then euglenoids were created, slime molds were created, and then protozoans were created. Protozoans में भी amoeboid protozoans were created, ciliated protozoans, flagellated protozoans, sporozoans were created. उसके बाद फंगस में भी फाइकोमाइसिड्स, एस्कोमाइसिड्स, बेसिडियोमाइसिड्स, ड्यूटेरोमाइसिड्स। फिर किंगडम प्लांटे, उसमें भी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में भी मोनोकॉट और डाइकॉट। किंगडम एनिमेलिया में भी नॉन कॉर्डेट्स वाज क्रिएटेड, Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Escalminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata। उसके बाद कॉर्डेट्स वर क्रिएटेड। कॉर्डेट्स में भी साइक्लोस्टोमेटा फर्स्ट कैटेगरी वाज क्रिएटेड, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। ज्यादा अगर बायो में घुसकर सोचेंगे तो पागल हो जाएंगे, बट कुदरत ने इस तरह से तरह तरह के प्राणियों को, सोचो क्या कमाल के तरीके से बनाया है। इसलिए तो हम अपने चैनल को बायो नहीं बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं योयो बायो। बहुत ही अमेजिंग है, इस तरह से अलग अलग जीव जंतु इस प्लैनेट पर क्रिएट किए गए थे। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अब हुआ ऐसे ना कि जब ये सब बातें चल रही थी कि साइंटिस्ट सवाल करने लगे एक दूसरे से कि भाई तुम्हें कैसे पता है कि इसी तरीके से क्रिएट हुआ है सब कुछ। ओपैरन और हेल्डेन की बातें सच है, इसकी क्या गारंटी है। तब दो साइंटिस्ट आगे आए जिनका नाम है यूरे एंड मिलर। मिलर वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट, एमसीक्यू में पूछेंगे, याद रखना। अब ये लोग ने क्या किया ना, ये लोग ने ओपैरन और हेल्डेन की बातों को लेबोरेटरी सेटअप के द्वारा समझाने की कोशिश की। देखते हैं कैसे। इनके लेबोरेटरी सेटअप में यहाँ पर एक राउंड फ्लास्क लिया था, इस तरफ एक दूसरा राउंड फ्लास्क है, ओके। देन वी हैव दीज साइड ट्यूब्स। यहाँ येलो कलर का कंडेंसर है जिसमें से पानी फ्लो होता है, ठंडा पानी फ्लो होता है, और नीचे की तरफ कलेक्टर है जहां से सब कुछ कलेक्ट किया जा सकता है बाहर। ऊपर दो इलेक्ट्रोड डाल के रखा है,
अब एमसीक्यू में ये याद रखना, जो इलेक्ट्रोड्स डाले थे ना वो टंगस्टन इलेक्ट्रोड थे, उसमें वोल्टेज 75,000 वोल्ट्स तक का जनरेट हो सकता था। ओके, दूसरी जरूरी बात, अंदर जो स्पार्क डिस्चार्ज था ना उसमें 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्रिएट किया गया। अब ओपेरन और हेल्डेन की बातें को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए यूरे और मिलर ने क्या किया ना, इस वाले फ्लास्क में सब सिंपल एलिमेंट्स लिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब और वाटर, और ये सब लेने से पहले ना पूरे सेटअप में से सब कुछ निकाल दिया। यानी पूरे सेटअप को कैसा बनाया, वैक्यूम। वैक्यूम यानी कुछ भी नहीं है अंदर, हवा भी नहीं है, और यहां पर सब सिंपल एलिमेंट्स लिए। फिर वो सारे सिंपल एलिमेंट्स को ये लोग ने गर्म किया। गर्म करने के बाद जब वो सब के सब वेपराइज होके गए, फिर उस तरफ के स्पार्क डिस्चार्ज में आए। अब वहां पर दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, वो टंगस्टन इलेक्ट्रोड ने बहुत ही हाई वोल्टेज जनरेट किया, टेम्परेचर ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस वाज क्रिएटेड। ओके, तो जितने भी कंपाउंड्स थे वो सारे कंपाउंड्स टूट गए। जैसे वाटर जो लिया गया था उसमें हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। ओके राइट, बाकी के जो कंपाउंड्स है उसमें से कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, सारे के सारे बॉन्ड्स टूटने लगे। फिर वो सारे एलिमेंट्स जब नीचे आए, ये कंडेंसर और वाटर जैकेट है ना, उसने ये एलिमेंट्स को वापस से ठंडा करना शुरू कर दिया। तो जब ये एलिमेंट्स ठंडे हुए ना तो ये वापस से अलग अलग कॉम्बिनेशन में जुड़ने लगे, और जब ये जुड़ने के बाद सब के सब लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे आए, और इस लिक्विड को बाहर निकाल के जब चेकिंग के लिए भेजा, तो यूरे और मिलर ये दोनों साइंटिस्ट सरप्राइज हो गए कि वो लिक्विड में उनको क्या क्या मिला। वो लिक्विड में उनको मिला मोनोसैकेराइड्स, उनको मिला अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ओके, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। यानी ओपेरन और हेल्डेन ने कहा था कि मीथेन, अमोनिया और वाटर ये तीन कंपाउंड्स बने थे, और ये तीन कंपाउंड्स और ये फ्लो के हिसाब से ओके सबसे पहला सेल बना, ओके, जिसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड है। तो यूरे और मिलर ने भी क्या किया ना कि ये लोग जो प्राकृतिक बात कर रहे थे उसको लेबोरेटरी में सेटअप करके इमेजिन करने की कोशिश किया। अब प्रकृति में कैसे लाइटनिंग हो रहा था, थंडर स्टॉर्म हो रहा था, तो उसके लिए वो लोग ने टंगस्टन इलेक्ट्रोड लिया विच यूज्ड टू मिमिक लाइटनिंग, उतना हाई वोल्टेज। और वो लोग ने ये बताया कि अगर मैं ओपेरन और हेल्डेन की तरह सिंपल कंपाउंड से यहाँ चालू करता हूँ, ओके, मैं यहाँ पर मीथेन ले रहा हूँ, अच्छा एक एमसीक्यू याद रखो, अमोनिया ले रहा हूँ और हाइड्रोजन ले रहा हूँ इन द रेशियो ऑफ 1:2:2। ये तीन कंपाउंड्स इसके अंदर डाले गए। ओके, तो बोला कि मैंने तो भाई मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन से चालू किया, पर मेरे को मिल रहा क्या क्या है, मेरे को मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स मिल रहा है, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, आरएनए का मटेरियल मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म ये सब बनाता है। तो कहीं ना कहीं यूरे और मिलर ने क्या कहा कि सिंपल कंपाउंड्स की मदद से मे भी प्रकृति में कुछ इस तरह का बदलाव हुआ रहेगा जैसा ये लोग बता रहे हैं, मुझे वो कंपाउंड्स मिल रहे हैं जो एक लिविंग सेल के अंदर होता है। तो शायद जो लेबोरेटरी में हो रहा है वो कई साल पहले कुदरत ने किया होगा। और जब सवाल ये खड़ा उठता है कि आज के तारीख में ये सब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, आज के तारीख में ये ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि आज के एनवायरमेंटल हालात पहले की तरह नहीं है। पहले जिस हिसाब से पृथ्वी वॉज वेरी हॉट, ओके, टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा था, केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे, वैसा एनवायरमेंटल कंडीशन इज नॉट अवेलेबल टुडे। So my dear students, that is how the first life appeared on planet Earth, and that is how NEET exam के हिसाब से यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट हैज वर्कड अपॉन। ओके, ये सारी बातें अच्छे से याद कर लेना, ओके, नॉट टू फॉरगेट। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। सो रीड बायो, लीड बायो, यो बायो। थैंक यू।